जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं श्याम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्यों जरूरी है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एल्गोरिथम्स है और हमने उनको कंपेयर करना है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ना आपसे कुछ ये दो एग्जांपल रियल वर्ड की डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाते हैं कि कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होता है। अच्छा जी, अज्यूम करें कि गूगल ने सर्च करना है, अब 100 बिलियन वेब पेजेस हैं पूरी दुनिया के, आपको पता है इससे ज्यादा पेजेस है। तो क्या गूगल हर पेज को हर दूसरे पेज के साथ कंपेयर करता है? भाई ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करता है, उसने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया है जो वेब पेजेस को कंपेयर करके तो उनको रैंक करता है। तो इसका जो खुलासा है, जो लेसन है, वो क्या है? वो ये है कि अगर हमारे पास बहुत ह्यूज डाटा है तो वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा मैटर करती है, करेक्टनेस इतनी मैटर नहीं करती। दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो रास्ते हैं गुजरात से लाहौर जाने में। एक रास्ता है जिसका डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, रूट ए, और रूट बी जो है उसका डिस्टेंस 170 किलोमीटर है। तो कौन सा बेटर है? तो अगर आप कहेंगे कि 150 वाला, तो भाई ये डिपेंड करता है, फौरन हम आंसर नहीं कर सकते। हो सकता है जो 170 वाला रास्ता है वो मोटरवे वाला है, यानी कि जिसमें रश भी कम है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। जो 150 वाला रास्ता है वो हो सकता है जीटी रोड वाला हो, जहां पे सड़क भी खराब हो, तो आपको ज्यादा टाइम भी लग जाए और गाड़ी का नुकसान भी हो। तो इन दो इस एग्जाम्पल से क्या लेसन हमें मिलता है? इस एग्जाम्पल से ये लेसन मिलता है कि अगर शॉर्ट कोड है तो जरूरी नहीं है कि वो फास्ट भी हो या एफिशिएंट भी हो। ठीक है, तो ये दो लेसन है, इनके बाद चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होता क्या है। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी अगर आपने मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इट रिक्वायर्स, जो उसको रिसोर्सेज चाहिए उसकी बेस पे हमने उसकी एफिशिएंसी मेजर करनी होती है। अब इसके रिसोर्सेज कौन से हैं? दो रिसोर्सेज हैं, टाइम और मेमोरी, या जिसे टाइम और स्पेस भी हम कहते हैं। टाइम से मुराद है कि एक एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लगता है, और स्पेस से मुराद ये है कि उसने जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसमें कितनी स्पेस लेनी है। अब आपको पता है कि जितना एल्गोरिथम जल्दी एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा टाइम लेगा, वो थोड़ी स्पेस लेगा और काम पूरा करेगा, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है कि नहीं? तो हमने दो एल्गोरिथम अगर हमारे पास हो, उनको एनालाइज करना होता है। अब एनालाइज क्यों करना है और कैसे करना है? दो फैक्टर की बेस पे करना है, टाइम और मेमोरी। अब फॉर एग्जांपल दो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ए और बी। एल्गोरिथम ए जो है ना वो 1 सेकंड ले रहा है, और एल्गोरिथम बी जो है वो 10 सेकंड ले रहा है। अब कौन सा अच्छा है? अगर आप कहते हैं कि जी एल्गोरिथम ए, भाई ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि आप मेजर कैसे करेंगे कि एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है मेजर करने का। चलो कंप्यूटर की क्लॉक से हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की टाइप तो डिफरेंट है। अब आपको पता है जो कोर i3 है, इसका प्रोसेसर लो है, रैम इसमें कम है, और विंडो इसकी अगर 10 है, लेकिन एक जो सिस्टम है जो कोर i9 है, जिसका प्रोसेसर की कैपेसिटी भी ज्यादा है, रैम भी ज्यादा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज 11 है। तो सेम एल्गोरिथम क्या सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा? नहीं भाई, जो लेटेस्ट मशीन है, जो एडवांस हार्डवेयर है, वो ज्यादा फास्ट उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब एल्गोरिथम तो सेम है, तो फिर अब कौन सा एल्गोरिथम ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके मेजर करने के होते हैं। एक होते हैं जी मशीन डिपेंडेंट एनालिसिस, उसमें हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को कोड करते हैं और क्लॉक के जरिए चेक कर लेते हैं कि एक एल्गोरिथम रन करने में कितना टाइम ले रहा है। वो सेकंड में हो सकता है, मिली सेकंड में हो सकता है, नैनो सेकंड में हो सकता है, कोई भी टाइम में हो सकता है। लेकिन ये तरीका जो है ना मशीन डिपेंडेंट एनालिसिस, ये ठीक नहीं है, ये बुरा तरीका है। वो क्यों? वो इसलिए कि हर सिस्टम का जो सीपीयू डिफरेंट है, रैम डिफरेंट है, इनकी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, कंपाइलर डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। ये सारी चीजें मिलकर स्पीड तय करती हैं। अगर तो पूरी दुनिया के सिस्टम एक ही कॉन्फ़िगरेशन के हो जाए तो फिर तो आप ठीक है, ये टाइम वाला
या मशीन डिपेंडेंट इसको एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि सारी दुनिया की मशीन से एक तरह की हो जाए। लिहाजा हमने जब भी एल्गोरिथम को कंपेयर करना है, हमने मशीन पे नहीं करना, उसकी एफिशिएंसी मशीन पे नहीं मेजर होती, उसकी एफिशिएंसी मेजर होती है मशीन इंडिपेंडेंट। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मैथमेटिकल तरीके से हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेजर कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लेक्सिटी एनालिसिस। हम ये मेजर करते हैं कि एक एल्गोरिथम है, इसको रन होने में ये कितने ऑपरेशंस लगेंगे, तो इस मेजरमेंट को कंप्लेक्सिटी एनालिसिस कहते हैं। तो आज आपको पता लग गया कि कंप्यूटर पे चेक करना वो अच्छा तरीका नहीं होता। दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि तमाम जो दुनिया के कंप्यूटर्स हैं, हर एक की एफिशिएंसी, सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट है। तो कभी आपको सेम एल्गोरिथम मुख्तलिफ मशीनों पे डिफरेंट रिजल्ट देगा, तो लिहाजा कुछ स्टैंडर्ड तो ना हुआ। लिहाजा हमने उसको चेक करना होता है मशीन इंडिपेंडेंट एनालिसिस। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम ए है, वो 10 ऑपरेशंस में अपना काम कर लेता है, और एल्गोरिथम बी 100 ऑपरेशंस में करता है, रिगार्डलेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने इसका एनालिसिस किया है। अब ये एनालिसिस करते कैसे हैं, ये भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि एनालिसिस हम करते कैसे हैं। वो हम करेंगे इसी कोर्स में करेंगे कि हमारे पास कुछ कोड वगैरह दिया गया होगा, C++ का कोड होगा, हमने उसको एनालिसिस करना है कि भाई इसका रनिंग टाइम क्या है। तो वो मैंने आपको बताया जिस तरह के मैथमेटिकल तरीके से नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो काउंट करते हैं। तो जिसके थोड़े ऑपरेशंस है वो एफिशिएंट है, जिसके ज्यादा ऑपरेशंस है वो इनएफिशिएंट है। इस तरह हम एनालिसिस किया करेंगे। अच्छा जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने एल्गोरिथम को मेजर करना है दो हवाले से। मैंने आपको बताया दो मेन रिसोर्सेज है कि भाई वो एल्गोरिथम टाइम कितना लेता है और स्पेस कितनी लेता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम मेजर करते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है एक एल्गोरिथम के, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, अगर इनपुट साइज बढ़े तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे बढ़ते हैं। तो अब आप तो कह रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा आसान तरीका है, अगर इनपुट साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ जाएंगे, जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतने ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। लेकिन इस तरह होता नहीं है, रियल लाइफ में इस तरह नहीं होता। बाज़ दफा ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इनपुट वो ज्यादा बढ़ती है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम बढ़ते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी इनपुट्स बढ़ती है उतने ही ऑपरेशंस भी बढ़ जाते हैं। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि अगर इनपुट्स 2 या 4 बढ़ती हैं तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाते हैं। इस तरह भी होता है। इसे कहते हैं हम ग्रोथ, इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम की ग्रोथ। तो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो उसमें आपने बताना है कि इसमें हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस तरह इंक्रीज होते हैं अगर इनपुट का साइज बढ़े तो। अब इनपुट का साइज बढ़ने पे कितनी तरह की ग्रोथ हो सकती है, सबसे पहले वो देखते हैं। ये देखें, पहली ग्रोथ की जो टाइप है उसे कहते हैं जी कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ को मैथमेटिकल फॉर्म में या एसिम्प्टोटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है ना उसे कहते हैं बिग ओ ऑफ 1। ये मैंने बिग ओ लिखा हुआ है, बिग ओ, और ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो 1 लिखा हुआ है। अब बिग ओ क्या है, कंप्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है, इसको भी आप छोड़ दें, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अभी आप अब क्या ज़हन में रखें जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर इनपुट साइज बढ़ता है उस इनपुट की बेस पे जो ऑपरेशंस है किसी भी एल्गोरिथम के वो कैसे बढ़ते हैं, इस चीज को हम देख रहे हैं। तो जो पहली टाइप है वो होती है जी कांस्टेंट ग्रोथ, यानी कि आप इनपुट साइज जितना मर्जी बढ़ा लें नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ने, वो उतने ही रहने हैं, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है और टीचर जो है वो आस्क करता है कि भाई आज की डेट जो है ना वो बताएं क्या है। तो अब वो जो डेट है अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे तो डिपेंड नहीं कर रही, वो तो सिंगल ऑपरेशन में बता देना है कि भाई ये आज की डेट है। इसी तरह अगर जो क्लास के स्टूडेंट है वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो क्या आज की डेट में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है आज की डेट फाइंड करना, ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जितने मर्जी स्टूडेंट हो उस पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये हमेशा कांस्टेंट आपको आंसर एक ही ऑपरेशन में इसका आंसर मिल जाएगा, इसे कहते हैं कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, अब इसकी ये रियल लाइफ की एग्जांपल मैंने दी है आपको, एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं प्रोग्रामिंग की एग्जांपल। ये देखिए प्रोग्रामिंग में ये जो आपने लिखा हुआ ना सी आउट रे का जो 5th एलिमेंट है वो आपने इधर ये 5th एलिमेंट जो था वो शो करवा रहे हैं सी आउट के जरिए। अब रे का साइज 10 हो, 50 हो, 1000 हो या लाख हो,
ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है, इसने एक जितना एक ही कांस्टेंट टाइम लेना। अब ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता कि भाई एरे का साइज क्या है, उसके बेस पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो नहीं डिसाइड होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स है ये है कांस्टेंट ग्रोथ की, कि जब इनपुट साइज जितना मर्जी बढ़ता जाए, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो नहीं बढ़ेंगे। अब दूसरी क्या है, दूसरी टाइप है जी लीनियर ग्रोथ। अब लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ ऑफ एन के जरिए। लीनियर ग्रोथ क्या होती है, इसमें जितना इनपुट साइज बढ़ता है उतना ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। अब रियल एग्जांपल इसी क्या है कि अगर आपने काउंट करने हैं स्टूडेंट क्लास में, अगर 10 स्टूडेंट है तो आप काउंट कर लेंगे जी 1 2 3 4 5 6 10 तक काउंट करेंगे। तो 10 स्टूडेंट है तो 10 आपने काउंटिंग कर ली, तो ये 10 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया आपने। अगर 100 स्टूडेंट हो तो यही काउंटिंग आपको 100 दफा करनी पड़ेगी। काउंटिंग कह लें आप या इसको अटेंडेंस कह लें, ठीक है कि नहीं। 10 स्टूडेंट है तो 10 दफा अटेंडेंस, 10 स्टूडेंट्स की 10 दफा बोलेंगे तो अटेंडेंस लग जाएगी। 100 स्टूडेंट है तो 100 टाइम्स सारे का नाम या रोल नंबर बोलेंगे तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जिस रेशियो से इनपुट साइज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। अगर कल को स्टूडेंट 150 हो जाते हैं तो आपने अटेंडेंस लगानी है तो 150 टाइम्स अटेंडेंस लगानी पड़ेगी आपको। तो इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ, यानी कि जितना इनपुट साइज बढ़ रहा है उतना ही आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल है ये जो लूप है प्रोग्रामिंग की, जो इसकी एग्जांपल है ना, वो ये है जी, ये लूप ये। अब इसमें देखें ये लूप चल रहा है आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन। एन क्या है, अब एन कोई भी नंबर हो सकता है। अगर एन 10 है तो ये लूप 10 दफा चलेगा। अगर एन 100 है तो ये लूप 100 टाइम चलेगा। अगर एन की वैल्यू 1000 है तो लूप 1000 टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। जितनी इनपुट बढ़ती जाएगी उतना जो है नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ते जाएंगे। तीसरी टाइप है जी क्वाड्रेटिक ग्रोथ। अब इसमें जितनी इनपुट बढ़ती है, जो ग्रोथ है ना नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, वो उससे स्क्वायर तादाद में बढ़ जाते हैं। अब रियल लाइफ की एग्जांपल इसकी क्या है, फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट ने शेक हैंड करना है दूसरे स्टूडेंट से। अगर 10 स्टूडेंट है वो 10 आपस में शेक हैंड करें तो टोटल कितनी दफा शेक हैंड होगा, टोटल ऑपरेशन जो है ना वो होंगे जी 100। ठीक है कि नहीं, ये 100। लेकिन अब स्टूडेंट 10 की जगह 100 हो गया तो ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे। अब आपने 100 स्टूडेंट्स ने 100 स्टूडेंट्स के साथ शेक हैंड करना है तो ये 10,000 जो है ना वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। अब देखें जो इनपुट है, इनपुट बड़ी है 10 के मल्टीपल से, लेकिन जो आउटपुट है नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो कैसे बढ़े हैं, वो 100 के मल्टीपल से बढ़े हैं। तो यानी कि जितना इनपुट बढ़ा है जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है ना वो उससे स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक ग्रोथ। अब प्रोग्रामिंग इसकी एग्जांपल क्या है, प्रोग्रामिंग में इसकी एग्जांपल है जी ये अगर नेस्टेड लूप अगर आप लिखे। अब इन लूप्स की इंस्ट्रक्शन नहीं है, जस्ट आपको समझाने का मतलब है। अगर ये जो आउटर लूप है ये n की वैल्यू 2 है तो 2 दफा ये चलेगा, और ये जो है इनर लूप ये भी 2 दफा चलेगा। अब जब आउटर लूप की पहली आइट्रेशन है तो इनर ने 2 दफा चलना है, आउटर की दूसरी आइट्रेशन है तो भी ये 2 दफा चलेगा। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो ये कितनी दफा ही चलेगा, टोटल 4 दफा चलेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू आप 3 करते हैं तो ये 6 टाइम चलेगा। 4 करते हैं तो क्या होगा, पहली आइट्रेशन की दफा उससे 4 दफा चलना है, फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो ये 16 टाइम चलेगा। अच्छा सॉरी, अगर 3 होगी तो फिर ये 8 टाइम चलेगा, और n की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये 16 टाइम चलेगा। ठीक है, तो यानी कि इनपुट आप बढ़ा रहे हैं, जितना इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे स्क्वायर टाइम्स नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये नेस्टेड लूप। तो ये देखिए इससे हमें क्या पता लग गया कि भाई हमने अगर कोई एल्गोरिथम बनाना है तो अगर वो सिंगल लूप से काम हो जाता तो हमने नेस्टेड लूप नहीं लगाना। उससे क्या होगा, जो ग्रोथ है एल्गोरिथम की भाई वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और ये अच्छी अप्रोच तो नहीं है, इससे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कल को n की वैल्यू अगर 1000 हो जाती है तो ये तो हो सकता है आपका कंप्यूटर वो पूरा दिन बस एक ही काम करता रहे, ये लूप ही ना खत्म हो। ठीक है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक थी। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, लॉगरिथमिक ग्रोथ। अब लॉगरिथमिक ग्रोथ क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ओ ऑफ लॉग एन, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक ग्रोथ। अब लॉगरिथमिक ग्रोथ क्या होती है, अब इसकी पहले रियल लाइफ की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी आप एक नंबर, मैं एक नंबर सोच लेता हूं 1 से लेके 1000 के दरमियान। मैं आपसे कहता हूं जी नंबर गेस करें। मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि जो मैंने नंबर सोचा हुआ है जो आपने गेस किया है उसे बड़ा के छोटा है, ये मैं आपको बता दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं नंबर सोच लेता हूं 700 या कह ले 720। अब इसका गेस करने का बेस्ट तरीका क्या है,
आप जो मुझसे सबसे पहले कहते हैं कि जी 500, क्या 500 है? अब मैं कहता हूं नहीं 500 नहीं है, 500 से बड़ा है। अब क्या होगा कि पहले जो 500 है जी वो सारे नंबर एक ही आपने गैस में सारे निकल गए। अब देखिए अगर मैंने गैस करना हो एक एक करके, अगर मैं लूप चला लूं कि भाई 1 से लेकर 1000 तक, और मैं आपसे पूछते जाऊं क्या नंबर ये है, क्या नंबर ये है, क्या नंबर ये है, तो 1000 आइट्रेशन चलेंगी तो आपको मुझे पता लग जाएगा कि नंबर इसमें क्या है। ठीक है कि नहीं? अगर मैंने 1000 सोचा तो मैक्सिमम 1000 आइट्रेशन होंगी। ये O ऑफ n है। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है। इससे अच्छी अप्रोच क्या है कि भाई मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या नंबर 500 से बड़ा है कि छोटा है? आप मुझसे पूछते हैं कि नंबर 500 से बड़ा है कि छोटा है, मैं कहता हूं जी बड़ा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले जो 500 है जी वो छोड़ देने हैं। अब आपने गेस करना है 500 और 1000 के दरमियान। तो देखिए एक आइट्रेशन में एक आपने स्टेप वो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और टोटल जो साइज है ना इनपुट का 1 से लेकर 1000 तक उन वो हाफ हो गया, अब वो 500 रह गया। अब आप कहते हैं 500 के बाद आप कहते हैं जी दोबारा उसका हाफ करके आप देखते हैं, आप कहते हैं जी क्या वो 750 है? तो मैं कहता हूं नहीं जी 750 से छोटा है। अब देखिए अब 750 से लेकर 1000 तक वो सारे नंबर निकल गए, तो आपका प्रॉब्लम साइज कितना रह गया? सिर्फ 250 नंबर रह गए। तो देखिए दो गैस आपने किए हैं तो साइज कितना कम हो गया प्रॉब्लम का। तो इस तरह हर गैस में प्रॉब्लम हाफ होती जाएगी और आप इसको बड़ी जल्दी जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो इसे कहते हैं लॉगरिथमिक ग्रोथ। और ये अगर को आप ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लॉगरिथमिक टाइम में, लॉग एन में, तो वो बड़ा एफिशिएंट है। जो लीनियर टाइम एल्गोरिथम होता है वो लॉगरिथमिक से अच्छा नहीं होता। यानी कि एक सेम का दो एल्गोरिथम है आपके पास, सेम काम को करने के लिए एक का रनिंग टाइम है या कह लें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है, एक ही है जी ओ ऑफ एन। तो बेहतर कौन सा होगा? लॉगरिथमिक, क्योंकि वो थोड़े ऑपरेशन में परफॉर्म कर लेगा, आपके सिस्टम को थोड़ा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसे कहते हैं लॉगरिथमिक। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? प्रोग्रामिंग एग्जांपल है इसकी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का अगर आपको आइडिया नहीं है, अभी मैं आपको बाइनरी सर्च नहीं पढ़ा रहा, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा इसी कोर्स में, उस वक्त इसको डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझिएगा कि बाइनरी सर्च जो है ना वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लॉगरिथमिक टाइम की। इसके बाद जो पांचवी टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ कैसे होती है? यानी कि अगर इनपुट साइज 2 है तो 2 टू रेज पावर 2 इनपुट साइज आप, मतलब अगर इनपुट साइज 2 है तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है ना वो 4 होंगे। अगर आप इनपुट साइज 3 करते हैं तो ऑपरेशन 8 हो जाएंगे, 4 करते हैं तो 16 हो जाएंगे। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ना वो होती जाएगी। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अब इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल क्या है? रियल लाइफ की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, आप और उसे कहते हैं कि भाई आप अगले अब कोई से दो नए स्टूडेंट्स को जो है ना आप इनवाइट कर सकते हैं। अब वो जो दो स्टूडेंट नहीं है उन्हें कहते हैं जी आप अपने दो दो स्टूडेंट्स को या कुलीग्स को या दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, और वो जो है वो अपने दो दो दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी अब पूरा घर आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अगर कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो एक्सपोनेंशियल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो भाई वो तो एफिशिएंट है ही नहीं है। वो तो हो सकता है आप एक ऐसा एल्गोरिथम लिखते जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब अगर इनपुट साइज छोटा है तो फिर तो वो चल जाएगा, इनपुट साइज 2 या 3 है तो भाई फिर तो वो वर्क कर लेगा। इनपुट साइज अगर हो जाता है 1000 या 10,000 तो समझिए कि पूरा साल आपका सिस्टम लगा रहेगा, हो सकता है फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो ये फर्क पड़ता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कि इनपुट साइज अगर बढ़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसकी जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है वो क्या है जी? फिबोनाची नंबर्स। अब फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? इनको फिलहाल इस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फ्यूचर में आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं फर्दर तो आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये जी अभी मैंने आपको जो 5 ग्रोथ की डिस्कस की है स्ट्रेटजीज, तो ये है जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जब इनपुट साइज बढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसी रेशो से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़े। इनपुट साइज अगर बढ़ाएंगे तो टाइम जो उसका नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो डिफरेंट रेशो से बढ़ते हैं, ये जो 4-5 मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये देखें जी, अगर हमारे पास इनपुट साइज 1000 है तो अगर एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है तो उसने एक ऑपरेशन में एक ही दफा वो हमें वो सॉल्व कर देना है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक लगेंगे उसके लिए। अगर इनपुट साइज 1000 है और एल्गोरिथम जो आपने लिखा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n है तो 10 ऑपरेशंस में उसका आंसर में मिल जाएगा। इसी तरह अगर
एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, तो अगर 1000 इनपुट है तो 1000 ही ऑपरेशंस में हमें आंसर मिल जाएगा। n log n, अब n log n मैंने डिस्कस किया, लेकिन n log n ये भी एक ग्रोथ का जोन से नहीं है, ग्रोथ की टाइप है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो n log n है तो वो 10,000 ऑपरेशंस में हमें आंसर मिल जाएगा। अगर O ऑफ n स्क्वायर है तो फिर हमें 1 मिलियन जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उसमें हमें आंसर मिलेगा। और अगर एक्सपोनेंशियल है तो बस फिर वो अनइमेजिनरी है, मतलब इतना बड़ा नंबर है कि उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो इससे कहते हैं जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपसे पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपने उसको बताना है कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि किसी भी एल्गोरिदम की इनपुट साइज अगर बढ़े तो फिर कितना टाइम उसका किस रेशो से बढ़ेगा, इस चीज के मेजर करने को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह आ जाती है जी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें ये भी सेम उसी तरह ही है, इसमें हम सिर्फ स्पेस मेजर करते हैं। अगर एल्गोरिदम की स्पेस मेजर करते हैं कि कितनी स्पेस वो लेगा अगर इनपुट साइज वो ग्रो करेगा, इनपुट साइज ग्रो करेगा तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेंगी। तो ये आप देख चुके हैं कि जिस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, भाई अगर एक हाफ रेशो से इनपुट साइज बढ़ता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट रेशो से बढ़ती है। इसी तरह अगर इनपुट साइज बढ़ेगा तो स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो भी डिफरेंट रेशो से बढ़ेगी। और ये सेम ही जो है टाइप्स हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है। इसमें मैंने दो चार एग्जांपल थोड़ी दी है, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि एक टीचर है जिसके पास एक मार्कर और एक डस्टर है। अब उसने अगर क्लास में पढ़ाने जाना है, अब क्लास में 10 स्टूडेंट है, 50 हो या 100 हो, अब वो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एक मार्कर और एक डस्टर को संभालने की, भाई वो तो कांस्टेंट रहनी है। तो जितने इनपुट साइज जितना मर्जी हो, स्टूडेंट जितने मर्जी हो। तो इसे अगर हमने इसकी देखनी हो एग्जांपल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में, तो ये जो तीन मैंने एग्जांपल लिखी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, भाई ये आपने डिक्लेयर कर दिया, तीन वेरिएबल इन्होंने एक जितना टाइम लेना डिक्लेयर कर दिया, बस ठीक है, मेमोरी स्पेस ले ली, अब इनपुट साइज जो मर्जी हो। इसी तरह जो लीनियर स्पेस है, इसमें क्या होता है कि उसी तरह जितनी इनपुट साइज बढ़ता है उतनी ही स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है कि हर स्टूडेंट ने अगर एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो एक असाइनमेंट के लिए एक फाइल चाहिए। तो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 फाइल्स चाहिए, 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 फाइल्स चाहिए। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी फाइल्स चाहिए, इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। और प्रोग्रामिंग में इसकी एग्जांपल क्या है, ये अगर अरे जो आप डिक्लेयर करते हैं, अब n की वैल्यू 10 है तो 10 साइज का अरे बनेगा, 100 है तो 100 अरेज बन जाएंगे, 1000 है तो 1000 अरेज बन जाएंगे। तो स्पेस उसी वाले से मेमोरी में ले लेगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक स्पेस है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को रेट करना है। अब वो आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एक टेबल बनाएंगे, अब जितने स्टूडेंट हैं रो वाइज भी उतने स्टूडेंट लिखेंगे और कॉलम वाइज भी उतने लिखेंगे, और हर स्टूडेंट से कहेंगे भाई हर स्टूडेंट को रेट करो, तो उतना हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा रो कॉलम की फॉर्म में। तो अगर 10 स्टूडेंट है तो टोटल में कितने सेल्स चाहिए, 10 रोज 10 कॉलम्स, तो ये 100 सेल्स हमें चाहिए अगर हर एक ने हर एक को रेट करना है। अब देखिए इनपुट साइज 10 है तो 100 सेल्स चाहिए, अगर स्टूडेंट्स 100 हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो इनपुट साइज मल्टीपल ऑफ 10 पड़ा है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 10,000 हो जाएंगे, यानी कि वो 100 टाइम्स बढ़ेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो यह एक अगर आप ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं जिसकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्वाड्रेटिक स्पेस है, तो वो तो हो सकता है इनपुट साइज बढ़े तो वो पूरी रैम ही ऑक्यूपाई कर ले। तो इस तरह के एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं होते। तो आपने जब डिजाइन करना है तो आपने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जेल में रखनी है। और प्रोग्रामिंग की एग्जांपल इसकी क्या है, ये जो आपने डिक्लेयर करना है मैट्रिक्स, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ये n बाई n, तो इनपुट साइज 10 है तो 10 बाई 10 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 50 है तो 50 बाई 50 का, 100 है तो 100 बाई 100 का, तो उस हिसाब से स्पेस बढ़ती जाएगी। तो बाकी भी चीजें जो उनसे ना उसकी वो सेम ही है, टाइम की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब जी यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर एक एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, लीनियर है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर ही होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हर दफा इस तरह नहीं होता। अब ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ये देखें ये कोड जो मैंने लिखा है। अब इस कोड में ये देखें कि जो इनपुट ये रूप एक चल रहा है फॉर i इक्वल टू 0, 0 से लेके लेस देन n। अब मेरे पास अगर स्टूडेंट जो है वो 10 है तो ये लूप 10 टाइम चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n हो गई, यानी कि जितना जो n की वैल्यू है ना उतनी दफा इस लूप ने चलना है। n की वैल्यू 100 है तो 100 टाइम चलेगा। लेकिन स्पेस हमें कितनी चाहिए,
हम इस लूप के अंदर कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक सम है वेरिएबल, ठीक है, जिसको मेमोरी चाहिए, मेमोरी के अंदर सामने सेव होना ना, और आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और वो जो आई की वैल्यू है वो सेव हो रही है, और सम जो है ना वो जो एक ही मेमोरी लोकेशन है उसी के अंदर वैल्यू सम होती जा रही है। अब अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं दो ही वेरिएबल चाहिए, आई और सम। अगर 100 स्टूडेंट हो गए तो फिर भी वेरिएबल दो ही चाहिए, आई और सम, तो दो वेरिएबल के साथ ही मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे देखें कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखनी है अपने बात। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और एल्गोरिदम की जो कम्प्लेक्सिटी है उससे क्या मुराद है। तो मैंने कोशिश की है कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और प्रोग्रामिंग की एग्जांपल के साथ इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझाया जाए। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।